is Radhika Gaur with the session number 3 of your chapter gravitation. तो अभी हम यहाँ पे gravitation का session number 3 करने वाले हैं, in which we are going to discuss about free fall. तो अभी हम सेक्शन नंबर 2 तक हमने स्टडी किया ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है. अलॉन्ग विद दैट जो केपलर है उनकी जो तीनों लॉज थी प्लैनेटरी मोशन की, हमने वो भी यहाँ पे स्टडी कर ली थी सेक्शन नंबर 2 तक. अब बात आती है जो फ्री फॉल है वो क्या होता है, उसकी वजह से क्या क्या पॉसिबल होता है, ये सब हम इस सेशन में स्टडी करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद सेशन नंबर 3. सो द थिंग इज व्हाट इज फ्री फॉल. Whenever object falls towards the earth under the earth's gravitational force alone, then these are called freely falling object and such a motion is called free fall. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड्स गिरता है, क्लियर, अंडर द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, सिर्फ और सिर्फ वहां पे जब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है उसके अंदर यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड्स गिरता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ऐसा जो मोशन होता है उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल. क्लियर that whenever object falls towards the earth under the earth's gravitational force alone, then these are called freely falling objects and such a motion is called free fall. Is that clear to you? तो समझ में आ गया फ्री फॉल क्या होता है. दैट इज यदि हमने किसी कॉइन को ऊपर फेंका और वो नीचे वापस गिर के आ गया तो वो क्या होगा, वो फ्री फॉल होगा. ऑल्सो यदि हम अपनी रूफ पे हैं, वहां से हमने किसी स्टोन को नीचे फेंका तो क्या होगा, वो डायरेक्टली फॉल होगा अर्थ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फॉल होगा. तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, वो भी फ्री फॉल का एग्जाम्पल होगा. तो समझ में आया फ्री फॉल क्या होता है. Whenever object falls towards the earth under the earth's gravitational force, then these are called freely falling objects and such a motion is called free fall. Clear? अब बताए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है. Whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved. कभी भी यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड्स गिरता है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो उसमें इन्वॉल्व रहता है. क्लियर. दैट इज कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि वो अर्थ की तरफ गिर रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ फॉल हो रहा है, तो एक्सेलरेशन उसमें इन्वॉल्व रहेगा. दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल एंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये जो एक्सेलरेशन होता है ये किसकी वजह से होता है, ये एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है. एंड दिस इज द रीजन इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर. That whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved, and this acceleration is due to the earth's gravitational pull and is called acceleration due to the gravity. अब बताते हैं इसको हम derive कैसे कर सकते हैं. Let mass of earth be m. Suppose करो जो अर्थ है उसका मास जो है कैपिटल m है and an object falling freely towards it be m. और कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसकी अर्थ के टुवर्ड्स फ्री फॉल कर रहा है उसका जो मास है वो स्मॉल m है. क्लियर. The distance between centers of the earth and the object is r. जो सेंटर है अर्थ का और जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है कैपिटल r के बराबर. क्लियर. फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F is equals to g m अपॉन r स्क्वायर. दैट इज F किसके इक्वल होता है, कैपिटल G m इंटू m, दैट इज जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनके प्रोडक्ट, उनके मासेस का प्रोडक्ट अपॉन r स्क्वायर, और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. दैट इज F is equals to g m अपॉन r स्क्वायर. लेट इट बी द इक्वेशन नंबर 1. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं. ऑल्सो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F is equals to क्या होता है, F is equals to होता है ma. क्लियर. सिंस a is equals to g, एक्सेलरेशन is equals to क्या होता है, g. दैट इज एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो गया. मैंने बताया था ना कि जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, इसीलिए a is equals to होता है g. तो F is equals to क्या हो गया हमारा, F is equals to हो गया mg. इसे डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2. तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, F is equals to g mm अपॉन r स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2 आ गई, F is equals to mg. सो फ्रॉम 1 and 2 mg is equals to हो गया g mm अपॉन r स्क्वायर. क्लियर. दोनों इक्वेशंस को हमने एक दूसरे के इक्वल रख दिया क्योंकि F के इक्वल है दोनों. mg is equals to g mm अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा. स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा तो g is equals to हो जाएगा g m अपॉन r स्क्वायर. क्लियर. अब यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है,
From the formula, it is clear that acceleration due to gravity does not depend on the mass of a falling object. इस फॉर्मूले से हमें क्या क्लियर होता है? इस फॉर्मूले से हमें ये क्लियर होता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि स्मॉल m तो कैंसिल हो गया था ना, तो स्मॉल m पे वो डिपेंड नहीं करेगा, कैपिटल M पे डिपेंड करेगा, दैट इज अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, ना कि जो ऑब्जेक्ट है जो फॉल हो रहा है उसके मास पे डिपेंड करता है। क्लियर? दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी does not depend on the mass of a falling object. It depends on the mass of the earth or celestial body. Simply वो किस पे डिपेंड करेगा? वो जो अर्थ है उसके मास पे डिपेंड करेगा और जो celestial bodies हैं उसके मास पे डिपेंड करेगा। Clear about this? अब बात आती है that a distance of an object from the center of the celestial body increases, the value of g decreases. जितनी ज्यादा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और जो कैलेस्टियल बॉडी है उसके सेंटर के बीच में इंक्रीज होती जाएगी, उतना ही जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जी जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट? तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस हमारी इंक्रीज होती जाएगी दोनों के बीच में, उतना ही हमारी जो ग्रेविटी है वो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर? ऑल्सो अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स, जो अर्थ है वो पोल्स पे फ्लैटेंड है। क्लियर? Thus, radius of Earth is less at poles than at equator. ये जो फ्लैटेंड होने की वजह से क्या होता है, जो अर्थ है उसकी रेडियस जो होती है वो पोल्स पे लेस होती है देन इक्वेटर, दैट इज इक्वेटर पे उसकी रेडियस ज्यादा होती है जबकि पोल्स पे उसकी जो रेडियस होती है वो कम होती है। Hence, the value of G is less at equator than at poles. और इसीलिए जो G है, जो ग्रेविटी है, उसकी जो वैल्यू है वो इक्वेटर्स पे लेस होती है जबकि पोल्स पे हाई होती है। सिंपल सा, जहाँ पे रेडियस कम है वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, जहां पे रेडियस ज्यादा है वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर हुआ अबाउट दैट? अब बात आती है द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे हम ग्रेविटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखो, मास ऑफ अर्थ क्या है? m होता है। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। क्लियर? रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है? r इज इक्वल टू होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। क्लियर? दैट इज हमें मास ऑफ अर्थ पता है, हमें रेडियस ऑफ अर्थ पता है। g इज इक्वल टू हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जो इज इक्वल टू किसके होता है? वो किसके बराबर होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? तो G इज इक्वल टू, दैट इज ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू हो जाएगा Gm/r²। इस इक्वल टू जी की हमने वैल्यू लगा दी 6.67 × 10⁻11 इंटू हमने जो मास ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू लगा दी 6 × 10⁻24 अपॉन जो हमारी रेडियस है अर्थ की 6.4 × 10⁻6 उसका स्क्वायर कर दिया। क्लियर? जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी अर्थ पे कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो अप्रोक्सीमेटली 10 के इक्वल रख के भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर? बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब आ जाती है वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ मून। अभी हमने क्या किया? अभी हमने अर्थ पे निकाली थी ग्रेविटी की वैल्यू, अब हम मून के सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू निकालेंगे। मून के सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ऑब्वियसली मास ऑफ मून की रिक्वायरमेंट होगी एंड रेडियस ऑफ मून की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो सेम ही रहता है हर जगह। तो मास ऑफ मून क्या होता है? 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम हमारा मून का मास है। रेडियस जो है मून की वो है 1.74 × 10⁻6 मीटर। क्लियर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया हमारा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो, ग्रेविटी और मून इज इक्वल टू Gm/r² के बराबर होगी। हमने जी की वैल्यू रख दी यहाँ पे, दैट इज 6.67 × 10⁻11 इंटू हम रेडियस ऑफ मून रखेंगे, दैट इज 7.4 × 10⁻22। क्लियर? अपॉन, अब हमें क्या करना है? रेडियस का स्क्वायर करना है। रेडियस क्या है? 1.74 × 10⁻6 का होल स्क्वायर कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे जी की वैल्यू रखी, ये हमारा मास हो गया, ये हमारी रेडियस हो गई, और इसको सॉल्व आउट करके ग्रेविटी ऑन मून आएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। क्लियर?
तो अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि जो मून है वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज जो अर्थ है वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती है देन मून। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ there is an important fact, though the value of g is independent of freely falling mass, a feather falls much slowly than a coin when released from a head। अभी हमने ये पढ़ा था जब हम ग्रेविटी के बारे में स्टडी कर रहे थे, एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो हमने ये स्टडी किया था कि जो मास होता है हमारा फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, उस पर जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती। फिर भी जो फेदर होता है, फेदर का मास कम होता है, क्लियर। जो फेदर होता है वो काफी स्लोली गिरता है, यदि हम किसी रूप से या किसी हाइट से फेदर को फॉल डाउन करेंगे वो स्लोली नीचे आता है, जबकि कॉइन बहुत फास्ट आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इट इज बिकॉज दिस इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द फॉलिंग बॉडीज। ये किसकी वजह से होता है? जो फॉलिंग बॉडीज है, जो बॉडीज नीचे गिर रही है, उन पे जो एयर है वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है। जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ही उस पर रेजिस्टेंस लगता है। दिस इज द रीजन फेदर का एरिया ज्यादा होता है तो फेदर पे रेजिस्टेंस ज्यादा लगता है, कॉइन पे रेजिस्टेंस इतना नहीं लगता। इसीलिए क्या होता है, जो फेदर है वो स्लोली नीचे गिरता है, जबकि जो कॉइन है वो फास्टली गिरता है। इसका कोई रीजन ग्रेविटी से नहीं होता। यदि दोनों को, इफ बोथ द बॉडीज वर रिलीज्ड एट द सेम टाइम इन वैक्यूम, they would reach the earth surface within the same duration of time। यदि दोनों बॉडीज को एक ही टाइम पे वैक्यूम में रिलीज किया जाए, दैट इज जहाँ पे एयर ना हो, तो क्या होगा, वो अर्थ सरफेस पे एक ही टाइम में पहुंचेंगी, सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वो अर्थ सरफेस पे पहुंच जाएंगी। दैट इज ग्रेविटी की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। किसकी वजह से पॉसिबल होता है? ये एयर के रेजिस्टेंस की वजह से होता है। क्लियर? बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चेंजिंग क्वेश्चन मार्क। In vacuum, which of the two, a feather and a coin reach the ground first on being dropped? अभी मैंने आपको just 1 second पहले आपको ये बताया, but I have to check your remembrance. So it's a question that in vacuum, which of the two, a feather and a coin, reach the ground first on being dropped? And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, in vacuum, both feather and coin will reach the ground simultaneously. Vacuum में क्या होगा? feather और coin दोनों ही एक साथ आएंगे। क्यों? Because air resistance is absent. vacuum में क्या होता है? air present नहीं होती। air present नहीं होती तो air resistance present नहीं होगा। air resistance present नहीं होगा तो क्या होगा? जो feather है और जो coin है वो दोनों एक साथ simultaneously ground पे आएंगे। Is that clear to you? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने फ्री फॉल के बारे में स्टडी किया। हमने फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट्स को समझा। ग्रेविटेशन के थ्रू जो एक्सेलरेशन होता है हमने उसको स्टडी किया। मून पे और अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है हमने वो भी फाइंड आउट किया। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।